नमस्कार मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम वापस आपके सामने अपना हिंदी व्याकरण का विषय संज्ञा को वापस लेके आएंगे, क्योंकि हमने संज्ञा को सिर्फ 8 शब्दों में पढ़ा। और मित्रों, वो 8 शब्द ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है। वो क्यों नहीं है, मैं एक बात बता देना चाहूँगा। क्योंकि मित्रों, वो तो एक प्रकार से प्रत्येक शब्द की पहचान करने के लिए हमारे सामने ये शब्द थे कि हम इन शब्दों में इस प्रकार की संज्ञाओं की छँटनी कर सकते हैं। हमने ये बताया था। लेकिन आज हमें उस संज्ञा का जो टॉपिक है या आज का जो अपना विषय है या अपना अध्ययन बिंदु है, वो अध्ययन बिंदु हमें यह लेके आना पड़ेगा, या हम उसकी भी चर्चा करेंगे जो प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों, स्पेशल हम कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ही उन शब्दों को लेके आएंगे कि कंपटीशन एग्जाम में हमसे किस प्रकार के एग्जाम्पल्स हमसे पूछे जाते हैं, और उन्हीं के बारे में हम बताएंगे कि उस शब्द की पहचान करने के लिए हम और भी क्या तरीके अपना सकते हैं। तो मित्रों, हमारे जो 8 शब्द थे, उन्हीं शब्दों को तो आपको याद रखना ही है। साथ साथ हमसे कई बार यह भी पूछ लिया जा सकता है कि संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं, और उन 3 प्रकारों का आपस में फेरबदल या आपस में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, मैं चर्चा करने से पहले मैं एक बार उन संज्ञाओं का नामोल्लेख वापस करूंगा। मैंने ये बताया था, उस वक्त ये कहा था कि संज्ञाओं के 3 भेद होते हैं, मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। पहला है दृश्यमान संज्ञाएं और दूसरी होती है अदृश्यमान संज्ञाएं। तो मित्रों, दृश्यमान संज्ञाओं में हमने 2 संज्ञाओं को शामिल किया। एक तो थी व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरी थी हमारे सामने जातिवाचक संज्ञा। और अदृश्यमान जो संज्ञा थी, उसमें हमने तीसरी संज्ञा को शामिल किया, और वो थी कौन सी? भाववाचक संज्ञा। तो मित्रों, मैं एक बार यहाँ नामोल्लेख करूँगा कि हमारे सामने ये 3 संज्ञा बाहर निकल के आती हैं, या 3 भेद हैं। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी है हमारे सामने जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के बारे में मित्रों मैंने ये कहा था कि जातिवाचक संज्ञा में 2 वर्ग और शामिल हो जाते हैं, और उन दोनों वर्गों की चर्चा हम बाद में करेंगे। और बाद में करने के साथ साथ हम अपने 8 शब्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, और 8 शब्दों को लेकर के हम इन 3 संज्ञाओं के बारे में बता चुके थे कि इन शब्दों की पहचान हमें किस प्रकार से करनी है, और इन्हीं की पहचान को लेकर के हम 8 शब्दों का नामोल्लेख किया था। तो मित्रों, आज हम वापस इसी संज्ञाओं में से एक संज्ञा का चयन करेंगे, और वो अपनी संज्ञा है, वो है अपनी जातिवाचक संज्ञा। और उस जातिवाचक संज्ञा में हम 2 वर्ग और शामिल करेंगे, और वो 2 वर्ग कौन कौन से हैं मित्रों? वो दोनों वर्ग इस प्रकार से हैं। एक तो है समूहवाचक संज्ञा और दूसरी होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मित्रों, ये समूहवाचक संज्ञा किस प्रकार से बनी हुई है और ये द्रव्यवाचक संज्ञा किस प्रकार से बनी हुई है, उसी के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, हम इसी संज्ञा को वापस लेंगे, और वापस क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें 2 संज्ञा और शामिल हो जाती हैं। एक तो हमने नाम लिया, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरी हमने नाम लिया, वो है समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए मित्रों, ये यहाँ क्यों आ गई? देखिए मित्रों, हमारा जो प्राचीन व्याकरण था, या हम ये कहें कि 1994 ईस्वी से पहले हिंदी का जो मानक व्याकरण था, उस मानक व्याकरण में हमारे सामने जो रूढ़ि चली आ रही थी, उसी रूढ़ि को वहाँ बताया गया था कि संज्ञाओं के 3 भेद नहीं होते। संज्ञाओं के मित्रों वो 5 भेद स्वीकार करते थे। लेकिन आज का युग भाषा वैज्ञानिकों का युग है, और भाषा वैज्ञानिकों ने हमारे सामने व्याकरणकर्ताओं ने 5 संज्ञाओं को इन 3 संज्ञाओं में शामिल कर लिया। तो कहने का मेरा मतलब यही है
कि पहले के जो व्याकरण थे उन व्याकरणों में संज्ञाओं के 5 भेद होते थे, 1, 2, 3 और बाकी 2 हमारे सामने इस प्रकार से हैं। तो मित्रों, आज हम इन दोनों संज्ञाओं को हम जातिवाचक संज्ञाओं में शामिल करते हैं। वो क्यों करते हैं? तो देखिए मित्रों, इसके पीछे कारण यह था कि जाति का मतलब होता है एक ही वर्ग या एक ही समूह या एक ही समुदाय का बोध करवाने वाले जितने भी नाम होते हैं वे सारे के सारे जाति में चले जाते हैं। तो मित्रों, इसी जाति में चले जाने के कारण जातियां 2 प्रकार की बन जाती हैं। एक तो है ये द्रव्यवाचक और दूसरी होती है ये समूहवाचक। तो मित्रों, इसके बारे में हम यह कह सकते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का मतलब वे होता है, वे पदार्थ शामिल हो जाते हैं जिनसे हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। हम यह कह सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहेंगे, वे पदार्थ होंगे जिनसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं। तो इसका मतलब बहुत सारी कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, कौन सी पदार्थ से बनती है। इसमें हम जितने भी पदार्थ हैं, जैसे हम पदार्थों का नाम लें, ये एक तो वो आ गया लोहा, एक आ गया तांबा, जिनसे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, सोना चांदी या प्लास्टिक, जो भी चीज़ें किसी चीज़ से बनती है, बहुत सारी चीज़ें का निर्माण कर लिया जा सकता है, वे सारी की सारी चीज़ें पदार्थ में शामिल हो जाती हैं और उन उन वस्तुओं को हम द्रव्यवाचक संज्ञाओं में शामिल कर लेते हैं। तो मित्रों, ये जितने भी नाम होते हैं, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया या प्लास्टिक हो गया, वे वस्तुएं जिनसे बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, वे सारे की सारी चीज़ें हमारे द्रव्यवाचक संज्ञाओं में शामिल हो जाती हैं। तो देखिए मित्रों, इसमें क्या होता है, द्रव्यवाचक जो भी संज्ञाएं होती हैं उनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। किस में होता है मित्रों? इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनको हम गिन सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ऐसी संज्ञाएं हैं जिनकी हम गणना कर सकते हैं। तो मित्रों, ये गणनीय संज्ञा होने की वजह से इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। और कई बार हमसे कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये तांबा एक वचन है या फिर बहुवचन है, ये तांबा किस वर्ग की संज्ञा है। तो हमसे इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं, तब हमें उनका समाधान इसी प्रकार से बाहर निकालना है कि तांबा से हम बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं और इनका प्रयोग एक वचन में ही होगा। एक वचन में होगा तो अब हम किस में शामिल करेंगे? जाति में शामिल करेंगे। तो देखिए मित्रों, हमने जातिवाचक संज्ञा के बारे में हमने ये कहा था कि जातिवाचक संज्ञा एक वचन भी हो सकती है और बहुवचन भी हो सकती है, किसी भी प्रकार से हो सकती है। तो इस प्रकार से द्रव्यवाचक संज्ञाओं का मतलब तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं अपने ये समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा का मतलब ये होता है मित्रों कि एक से अधिक, कितना, मान लो एक से अधिक जितनी भी वस्तुएं हैं या बहुत सारी सदस्य हैं, अगर उन बहुत सारे सदस्यों का एक संगठन होता है या उनका समूह होता है या फिर उनका कोई दल होता है, उन सभी को हम एक ही नाम से संबोधित करते हैं। अगर इस प्रकार का एक दल या एक संगठन या एक समूह एक प्रकार से हमें दिखाई देता है, तो मित्रों इस प्रकार का जो समूह होता है वो हमारे सामने एक इकाई का बोध करवाता है। किसका? एक इकाई का ही बोध करवाएगा, इकाई का बोध करवाता है। और एक इकाई का बोध करवाने के कारण इनका प्रयोग भी हम हमेशा एक वचन में ही करते हैं। तो कहने का मतलब मित्रों यही है कि जातिवाचक संज्ञाओं में 2 भेद बाहर निकल के आते हैं, जिसमें पहला ही ये द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा ही ये समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा का भी प्रयोग इस एक वचन के रूप में ही होगा। तो इसमें कौन कौन से शब्द आ गए? तो देखिए मित्रों, इसमें शब्द आ जाते हैं समूह का बोध करवाने वाले जो भी शब्द होते हैं हमारे सामने, वो देखिए समूह का बोध करवाने वाले शब्द, जैसे अपनी ये कक्षा होगी, इस कक्षा में तो बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं, एक तो ये कक्षा हो गई। दूसरा, या हम सेना शब्द को भी इसमें शामिल करेंगे। तीसरा हमारे सामने ये दरबार आ गया, दरबार। तीसरा हमारे सामने ये टीम आ गई, किसी भी टीम हो गई। एक हमारे सामने ये सभा हो गई। इस प्रकार के जो
समूह का बोध करवाने वाले जो नाम होते हैं वे सारे के सारे नाम जातिवाचक संज्ञा में शामिल हो जाते हैं। और जातिवाचक संज्ञा में भी किसमें शामिल हो जाते हैं मित्रों? ये जातिवाचक संज्ञा में भी इस समूहवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग भी हमेशा एक वचन में होता है। तो इस प्रकार से मित्रों ये हमारे सामने 3 प्रकार की संज्ञाओं से हम 5 प्रकार की संज्ञाओं का निर्माण कर लेते हैं। अब देखिए मित्रों, हमारे सामने कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो देखिएगा। अब मान लो किसी एक शब्द को ले लूं, एक शब्द को ही मैं उठा लेता हूं, इनमें से कोई एक शब्द ले लिया। जैसे मैंने कह दिया ये सभा होगी, सभा प्रश्न हमारे सामने ये आ गया, या कंपटीशन एग्जाम में या हमारे रीड के एग्जाम में ये प्रश्न आ जाता है कि सभा शब्द में संज्ञा है। तो मित्रों हमने इस सभा को किस में शामिल किया? इस सभा को हमने शामिल किया था समूहवाचक संज्ञा में शामिल किया था। अब हमारे सामने ऑप्शन आ जाते हैं। हमारे सामने ऑप्शन आ गया, एक तो हमारे सामने आ गया ये जातिवाचक संज्ञा, दूसरा हमारे सामने ऑप्शन आ गया समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक, और तीसरा हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है वो आ गया द्रव्यवाचक, और चौथा हमारे सामने आ गया दय के रूप में आ गया, वो मान लो हम भाववाचक संज्ञा के रूप में दे दें, भाववाचक संज्ञा। तो अब देखिए मित्रों हमारे सामने इस शब्द के बारे में पूछा गया है, ये सभा शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है। अब देखिए मित्रों, अगर हमने क्या पढ़ा? जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा। जातिवाचक में 2 भेद माने गए हैं, एक तो द्रव्यवाचक और दूसरा कौन सा है मित्रों? दूसरा है हमारे सामने समूहवाचक। अब इस प्रकार के दोनों ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं, तब हम उस शब्द विशेष का चयन करते हैं कि वो शब्द कौन से वर्ग में शामिल था। तो देखिए मित्रों, हम जातिवाचक में तो शामिल कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, जिसमें एक समूहवाचक होता है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अब हमें यह देखना है कि सभा शब्द को हमने कौन से जातिवाचक संज्ञा में शामिल किया था। तो मित्रों ये द्रव्यवाचक भी नहीं होगा। द्रव्यवाचक क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने ये कहा कि एक वस्तु होगी, उनसे बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण कर लिया जाता है। अगर ऐसी कोई शब्द विशेष हमारे सामने आता है तब हम उसमें ये द्रव्यवाचक शब्द को शामिल करेंगे। भाववाचक बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अब आप मित्रों बताइए कि इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तो पहले हम प्रायोरिटी उसे ही देंगे जो शब्द विशेष जिस संज्ञा में शामिल होता है उसी में हम इसको शामिल करेंगे। तो इसका मतलब ये सभा जो शब्द है ये एक प्रकार से समूह का बोध करवा रहा है। तो ये सभा समूहवाचक संज्ञा में ही शामिल होता है। तो मित्रों इस प्रकार के प्रश्न हमसे कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। हमने कहा कि इस प्रकार के जो शब्द हैं वो कुछ एक शब्द हैं जो समूह का बोध करवाएंगे और बोध करवाने के साथ हम उन शब्दों का चयन करेंगे। अब मान लो अब हमारे सामने ये ऑप्शन नहीं होता है और इसकी जगह हमारे सामने एक ऑप्शन ब के रूप में ये आ जाता है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। तब हम मित्रों क्या करेंगे? तब हम इसका चयन जातिवाचक संज्ञा के रूप में करेंगे, न कि हम द्रव्यवाचक में, क्योंकि जातिवाचक में वो शब्द चला गया और द्रव्यवाचक का ये एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार के शब्द हमारे सामने बहुत सारे आते हैं और इस प्रकार के शब्द आने के कारण बहुत सारे जो युवा हैं, बहुत सारे जो फ्रेशर्स एग्जाम देने वाले होते हैं, वो इस प्रकार की गलतियाँ कर बैठते हैं। तो मित्रों मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ऐसे जो शब्द होते हैं इनके ऊपर आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दें कि इस प्रकार के शब्दों की छटनी हम किस प्रकार से करेंगे। तो मित्रों इस प्रकार से हमारे सामने जातिवाचक संज्ञा यहाँ हम समाप्त करते हैं। अब बात आती है कि इन संज्ञाओं में परिवर्तन कैसे होता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलेंगे, भाववाचक संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा में कैसे बदलेंगे और व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। तो मित्रों इसका हम विशेष ध्यान देंगे और यही बात हमारे सामने कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। तो मित्रों हम इसी की चर्चा करेंगे और इसकी चर्चा करने के साथ साथ हम यह कहेंगे कि कुछ एक संज्ञाएं शब्द ऐसे हैं जिनका हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैं पहला एग्जाम्पल उठाऊंगा कि जातिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं उन संज्ञाओं का हम भाववाचक संज्ञाओं में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो पहला नियम अपना यह आता है कि जातिवाचक जो संज्ञा शब्द होते हैं, जातिवाचक
संज्ञाओं के जितने भी शब्द होते हैं, संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञाओं में किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे, इस प्रकार के कंपटीशन, इस प्रकार के जो शब्द हैं, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो हमसे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने लिखा जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन कैसे करें और इनकी छटनी हम कैसे करें। तो देखिए मित्रों, सबसे सिंपल बात यही है, सबसे सिंपल यही है। जातिवाचक संज्ञा के जितने भी शब्द होते हैं मित्रों, कौन से शब्द, विशेष ध्यान देना है मित्रों आपको। एक तो हमने शब्द ले लिया, संज्ञा का शब्द ले लिया, दूसरा हमने ले लिया सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर लिया, दूसरा सर्वनाम, तीसरा हमने ले लिया विशेषण, ले लिया विशेषण, और चौथा हमने उठा लिया मित्रों ये क्रिया। अगर इन चार प्रकार के जो शब्द हमारे सामने दिखाई देते हैं, ये मित्रों क्या है, ये चार प्रकार के जो शब्द हैं ये विकारी शब्द होते हैं। विकारी का मतलब होता है इसमें हम कुछ न कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, चाहे हम इसमें प्रत्यय जोड़ दें या इसमें हम उपसर्ग जोड़ दें या हम इसका लिंग परिवर्तन कर दें या इसका वचन परिवर्तन कर दें, तो किसी न किसी प्रकार से इनमें परिवर्तन हो सकता है। अगर मित्रों इस प्रकार के शब्दों में परिवर्तन हो जाता है तो समझना कि इनमें संज्ञाओं में भी परिवर्तन हो सकता है। तो मित्रों अगर इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, इस प्रकार के शब्दों में हमें क्या करना है, इस प्रकार के शब्द जो जातिवाचक संज्ञा के हैं, अगर इनमें से कोई शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं और उन्हीं शब्दों को हमें किस में परिवर्तन करना है, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करना है। तो मित्रों ध्यान देना है आपको, अगर जातिवाचक संज्ञा के जितने भी शब्द हैं उनको भाववाचक संज्ञा में हमें बदलना है तो बदलेंगे कैसे मित्रों, उस शब्द में आप प्रत्यय जोड़ दो। क्या जोड़ेंगे, आप उस शब्द में प्रत्यय जोड़ देना, तो समझना कि जातिवाचक संज्ञा से हट करके वो शब्द किस में बदल जाएगा, वो शब्द अपने आप भाववाचक संज्ञा में तब्दील हो जाएगा। अब देखिए मित्रों वो प्रत्यय कौन कौन से हैं। प्रत्यय हमारे सामने है, एक तो त्व प्रत्यय है, एक है ता प्रत्यय है, एक आपा है, एक ए है, एक ई है, एक ये बड़ी एक पन। इस प्रकार के जो शब्द नहीं, इस प्रकार के जो प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों को मित्रों आप इन शब्दों के आगे जोड़ देना तो समझना कि वो शब्द अपने आप अगली संज्ञा में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मैं एक शब्द लूं, जैसे मैंने एक शब्द ले लिया, ये चोर ले लिया, शब्द उठा लिया ये चोर। इस शब्द में कौन सी संज्ञा है मित्रों, इस शब्द में ये जातिवाचक संज्ञा है। चोर तो बहुत बड़ा एक नाम है, इसमें कोई भी नाम हो सकता है। अब देखिए मित्रों इस चोर में हम ई प्रत्यय जोड़ देंगे, जोड़िए, ये क्या हो गया, ये चोरी हो गया। तो मित्रों ये चोरी एक प्रकार से एक भाव बनता है, इसको हम छू नहीं सकते, इसको हम देख नहीं सकते, इसको मतलब इस प्रकार का शब्द बन जाता है। ऐसे ही एक शब्द आ गया हमारे सामने, गुरु आ गया। ये गुरु तो एक शब्द किसमें शामिल हो गया, ये जातिवाचक में शामिल हो गया। अगर हम इसमें त्व प्रत्यय जोड़ देंगे तो मित्रों क्या हो गया, ये गुरुत्व बन गया। और गुरुत्व एक प्रकार का क्या है, ये भाव को प्रकट करने वाला शब्द है। ऐसे ही मैं ये कहूँ, एक शब्द ले लिया बुढ़ा। बुढ़ा एक व्यक्ति होता है और बुढ़ा कोई भी पुरानी वस्तु हो जाती है उसी को हम बुढ़ा बोलते हैं। इसमें हमने आपा प्रत्यय जोड़ दिया, तब ये क्या बन गया, बुढ़ापा बन गया। तो मित्रों इस प्रकार के भाव होते हैं, ये प्रत्यय जोड़ने के साथ हमें दिखाई देते हैं। ऐसे ही हमने कहा ये तो होगी संज्ञा के शब्द। ऐसे ही हमने कहा सर्वनाम के जितने भी शब्द हैं उसमें भी आप इनका प्रयोग कर लो, इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग कर लो, तो अपने आप वो जातिवाचक जो संज्ञा के शब्द हैं वो अपने आप किस में बदल जाएंगे, अपने आप मित्रों भाववाचक संज्ञा में बदल जाएंगे। जैसे मैं ये लिखूं, मैंने एक सर्वनाम ले लिया, मैंने मम ले लिया, इस मम में मैंने त्व प्रत्यय जोड़ दिया, अब क्या हो गया, ममत्व हो गया। ऐसे ही मैंने एक शब्द ले लिया, अपना ले लिया, अपना एक सर्वनाम है, इसमें मैंने पन प्रत्यय जोड़ दिया, अब ये क्या हो गया, ये भाववाचक में हो गया। इस प्रकार से हम इन शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में हम प्रत्यय जोड़ देंगे। मुख्य रूप से ये प्रत्यय जोड़ देंगे तो समझना कि वो जातिवाचक संज्ञा से हट करके वो किस में चली जाएंगी, भाववाचक संज्ञा में चली जाएंगी। और भाववाचक संज्ञा का मतलब यह होता है कि भाववाचक संज्ञा के शब्दों को हम देख नहीं सकते, पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता हमने क्या निकाली थी, पहले वाली वीडियो में हमने बताया था, या पहली वाली क्लास में हमने बताया था कि इस प्रकार की संज्ञाओं
संज्ञाएं होती हैं जिसमें हमें केवल 8 शब्दों का ही विशेष ध्यान देना है और वे 8 शब्द ही हमारे प्रत्येक शब्द के ऊपर लागू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मित्रों, ये जातिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा की जितने भी शब्द होते हैं उसमें हम भाववाचक संज्ञा के रूप में किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, यही हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस रूप में है। अब मित्रों, अब बात आती है हमारे सामने ये बात आती है कि भाववाचक संज्ञा के जितने भी शब्द होंगे और उन भाववाचक संज्ञाओं में हम छटनी जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में कैसे करेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार के प्रश्न भी हमारे कंपटीशन एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो उनके एग्जाम्पल और देखिएगा। अब हम लिखेंगे कि भाववाचक संज्ञा के जितने भी शब्द हैं, भाववाचक संज्ञा के जितने भी शब्द हैं उनको हम जातिवाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तन करेंगे। अब देखिए, अब हम लिख रहे हैं भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन करना है। जातिवाचक संज्ञा में, अब मित्रों ये जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन कैसे करेंगे हम वो देखिएगा। हमने ये बताया कि भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में होती हैं, ये अदृश्यमान होती हैं, इनको हम छू नहीं सकते, या स्पर्शजन्य होती हैं। इस प्रकार की विशेषता ये भाववाचक संज्ञा रखता है। और जातिवाचक संज्ञा क्या कहता है? जातिवाचक संज्ञा ये कहता है कि ये दृश्यमान चीजें होती हैं, इनको हम छू सकते हैं या स्पर्शजन्य होती हैं, और इनका प्रयोग एक वचन या दो बहुवचन में कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम इनके नामों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। ये 4 प्रकार की विशेषताएं हमने जातिवाचक संज्ञाओं की में बाहर निकाली थी। तो ऐसे ही हम इनमें छटनी करेंगे और उसके बाद में हम अंदाजा लगाएंगे कि ये शब्द किस प्रकार की संज्ञा में बदल रहा है, वो देखिएगा। अब हम लिखते हैं, अब हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कई लोग बोलते हैं उसके सपनों का सौदागर आया है, उसके सपनों का सौदागर आया है। एक वाक्य ये आ गया हमारे सामने। मान लो हमसे कंपटीशन एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी पैराग्राफ में से एक प्रश्न उठा लिया, एक लाइन उठा ली और लाइन के नीचे अंडरलाइन कर देंगे और किसी शब्द विशेष के नीचे अंडरलाइन कर देंगे और हमसे पूछ लिया जाएगा कि इस शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है। तो मित्रों, इस प्रकार के ही कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। वो क्यों हो गया? क्योंकि बढ़ती टेक्नोलॉजी के कारण और बढ़ती बुद्धिमत्ता के कारण इस प्रकार के प्रश्नों में बदलाव हो गया है। तो मित्रों, हमसे प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। अब ये पूछ लिया, हमारे सामने यही एग्जाम्पल आ गया। हमने ये लाइन लिखी, उसके सपनों का सौदागर आया है। तो मित्रों, हमने सपनों के नीचे अंडरलाइन कर दिया। अब इसके बारे में पूछ लिया गया कि इसमें किस प्रकार की संज्ञा है। तो मित्रों, ये हमें क्या ध्यान देना है? अब हमें मुख्य बात वही ध्यान देनी है जो हमने 8 शब्दों का चयन किया था। उन 8 शब्दों को यहाँ लागू करके देखिएगा। हमने कहा कि ये भाववाचक तो हो नहीं सकती। क्या नहीं हो सकती? भाववाचक तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाववाचक को हमने सिर्फ एक वचन में ही माना था। क्या माना था मित्रों? हमने सिर्फ एक वचन में ही माना था। अगर एक वचन से बहुवचन बन जाता है, क्या बन जाता मित्रों? अगर ये एक वचन से बहुवचन का रूप धारण कर लेता है तो मित्रों वो भाववाचक संज्ञा नहीं रहती। वो भाववाचक संज्ञा बिल्कुल भी नहीं रहेगी। वो क्या बन जाएगी? वो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। तो ये सपनों क्या है मित्रों? ये बहुवचन है। ये क्या है? ये बहुवचन बन गया। तो बहुवचन बन जाता है तो मित्रों भाववाचक यही खत्म हो जाती है। भाववाचक से अब ये क्या बन गई? आप खुद ही बताइए मित्रों, क्या बन गई? ये बन गई आपके सामने जातिवाचक संज्ञा बन गई। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और लिखूं, अब तो दूरियां भी नजदीकियां बन गई। अब देखिए मित्रों, अब इसमें आप बताएंगे, अब तो 2 शब्दों का चयन करेंगे हम, दूरियां, और एक शब्द हमने उठा लिया कौन सा? ये हमने उठा लिया नजदीकियां। अब दोनों के बारे में पूछ लिया जाए कि इस दूरियां में किस प्रकार की
संज्ञा है और नज़दीकिया में किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए मित्रों, ये दूरी दूरी अगर इसमें प्रत्यय नहीं जुड़ता, अगर इसमें इसका बहुवचन रूप नहीं बनता, तो मित्रों तब ये एक वचन में रहती, तब तक ये भाववाचक संज्ञा में थी। लेकिन अब इसका बहुवचन बन गया। या क्या है? ये या एक प्रकार से एक वचन और बहुवचन के नियमों में शामिल होता है। ये एक वचन और बहुवचन के नियमों में शामिल होता है। ये या प्रत्यय, या प्रत्यय ये बन जाता है। तो मित्रों ये प्रत्यय अगर जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद वो बहुवचन का रूप धारण कर लेती हैं। और बहुवचन जब भाववाचक संज्ञा के शब्दों के साथ बहुवचन रूप बन जाता है, तो समझना कि वे शब्द जाति में शामिल हो जाएंगे। तो मित्रों ये दोनों शब्द भी क्या हैं? ये जातिवाचक संज्ञा है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे आजकल के पहनावे बदल गए हैं। आजकल के पहनावा होता तो हमारे सामने वो भाववाचक बन जाता, लेकिन ए प्रत्यय लग गया तो इसका मतलब बहुवचन बन गया। तो मित्रों क्या हो गया? ये भाववाचक से जातिवाचक में बदल गई। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल हमारे सामने कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए मित्रों, अब एक और बनता है, एक और आता है कि हम जातिवाचक संज्ञा से क्या, अब हम जातिवाचक संज्ञा से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? जातिवाचक संज्ञा से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? तो मित्रों हमने ये बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है और जातिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन भी हो सकती है और या बहुवचन भी हो सकती है। लेकिन मित्रों हमें यह देखना है कि कोई व्यक्ति विशेष का जो नाम होता है, उस व्यक्ति विशेष का नाम अगर कोई रूढ़ हो जाता है, रूढ़ या परंपरा से बन जाता है, या वो परंपित होकर के आज भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करने के कारण हम किसी व्यक्ति विशेष को वो नाम थोप देते हैं। तब मित्रों थोपने के कारण वो संज्ञा शब्द अपने आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे मैं ये कहूं गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी देश के राष्ट्रपिता हैं। अब मित्रों हमने ये शब्द ले लिया, ये देश के राष्ट्रपिता हैं। ये कौन? गांधी जी तो बहुत सारे हैं। अब देखिए गांधी, इसमें सोनिया गांधी भी है, राजीव गांधी भी है, बहुत सारे गांधी हैं। लेकिन राष्ट्रपिता किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये कौन सा गांधी आ गया? तो मित्रों यहाँ कोई भी गांधी नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही गांधी है जो हमारे देश के राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित होते हैं, जिसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहाँ ये गांधी जी कौन है? यहाँ गांधी जी है मित्रों, यहाँ कौन है? यहाँ महात्मा गांधी है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले लूं, जैसे नेहरू जी बच्चों के चाचा हैं, क्योंकि चाचा नेहरू के नाम से कौन संबोधित होते थे? चाचा नेहरू के नाम से नेहरू जी को ही बुलाया जाया करता था। तो मित्रों यहाँ और कोई नेहरू नहीं, यहाँ हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से यहाँ प्रयुक्त हो रहा है। तो इसलिए हम किसी व्यक्ति विशेष के नाम को लेकर के हम रूढ़ के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तब मित्रों वो शब्द अपने आप व्यक्तिवाचक में बन जाता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। इसी के साथ साथ हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संज्ञाओं में परिवर्तन, एक दूसरे से परिवर्तन इस प्रकार से संभव हो सकता है। तो मित्रों इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि ये किस प्रकार की संज्ञा है, और उसमें हमें विशेष रूप से हमें किन का ध्यान रखना है? विशेष रूप से अपने उन 8 शब्दों का ही ध्यान रखना है। और उन 8 शब्दों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो मित्रों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि संज्ञा से संबंधित हमारे चाहे रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, या आपका वरिष्ठ अध्यापक हो, या फिर आपका राजस्थान पुलिस एसआई का एग्ज़ाम हो, या फिर एलडीसी हो, या स्कूल व्याख्याता का एग्ज़ाम हो, या देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले जो हिंदी से संबंधित जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें ये जो टॉपिक जुड़ा हुआ हो, उनमें ये कारगर, बहुत ही कारगर साबित होगा।
और मैं दावा कर सकता हूँ, ये दावा करता हूँ कि अगर इन 8 शब्दों का चयन करके आप प्रत्येक शब्द के ऊपर निर्धारित करने का प्रयास करेंगे तो मित्रों आपका वो संज्ञा वाला शब्द एकदम आपका सही होगा। तो मित्रों हमें इस संज्ञा शब्द को यहाँ ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ कि संज्ञा जो शब्द होता है वो संज्ञा शब्द वाक्य में केवल 3 रूप में प्रयुक्त हो सकता है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान देना है। संज्ञा वाक्य में 3 प्रकार से आ सकता है, उन बात को हम विशेष ध्यान दे करके चलेंगे। पहला ये है कि जो संज्ञा शब्द है वाक्य में 3 प्रकार की भूमिका निभा सकता है। वो कौन कौन सी? वाक्य में एक तो कर्ता के रूप में वो भूमिका निभा सकता है, अगर कर्ता के रूप में नहीं आ रहा है तो वो कर्म के रूप में भी वो अपनी भूमिका निभा सकता है। और तीसरी ये है कि अगर कर्ता भी नहीं है, कर्ता भी कर्म भी है और कर्म के साथ वो पूरक के रूप में भी अपनी भूमिका, पूरक पद के रूप में या पूरक की भूमिका निभा सकता है, कि भूमिका निभाता है। ठीक है मित्रों, एक तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। तो देखिए मित्रों, हमने ये कहा कि कर्ता जो भी होगा वो वाक्य में शुरू में होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम यह कह सकते हैं कि कर्ता से पहले या संज्ञा शब्द होगा तो संज्ञा शब्द से पहले हम कई बार विशेषण का भी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विशेषण का भी प्रयोग करते हैं और ये प्रविशेषण का भी प्रयोग करते हैं। तो मित्रों कर्ता से पहले ये दोनों शब्द भी आ सकते हैं, या तो विशेषण हो सकता है या प्रविशेषण होता है। तीसरा हमने ये उठाया कि कर्ता या संज्ञा का जो भी शब्द होगा उस संज्ञा शब्द के बाद में हम परिसर्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका? परिसर्ग। परिसर्ग का मतलब कारक की जितनी भी विभक्तियां होती है उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से हम संज्ञा के साथ इनका प्रयोग हमेशा करते ही हैं। हम क्यों करते हैं? क्योंकि इनसे ही हमारे वाक्य बनता है। अगर हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो मित्रों हमारा वाक्य कभी भी वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी बातें हैं इनका हमें विशेष ध्यान देना है। ठीक है मित्रों, अब इसी के साथ मैं अपना और एक बात और बताना चाहूँगा कि संज्ञा जो शब्द होता है वो संज्ञा शब्द वाक्य में हमेशा उद्देश्य की भूमिका भी निभा सकता है और एक विधेय की भी भूमिका निभा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाक्य में इनका प्रयोग इस प्रकार से भी हो सकता है। तो इसकी चर्चा हम आगे, अब हम संज्ञा को लेकर के यही खत्म करना चाहेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि ये संज्ञा शब्द है इनसे हमारे व्याकरण के बहुत सारे विषय बिंदु जुड़े हुए हैं। और वे कौन कौन से हैं? देखिए मित्रों, हम संज्ञा को अच्छी तरह से समझ गए तो हम संज्ञा से हम सर्वनाम पढ़ेंगे, सर्वनाम से हम विशेषण पढ़ेंगे और विशेषण पढ़ने के बाद में हम जो भी आगे बढ़ते जाएंगे तो मित्रों हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो समास से जुड़ा हुआ है, अगर हम संज्ञा को अच्छी तरह से समझ गए तो मैं दावा करता हूं कि समास के प्रत्येक शब्द का भी आप चयन कर सकते हैं। केवल आप उन 8 शब्दों से हटा करके हम 6 शब्दों में हम समास को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एक बार अपने इन 8 शब्दों को ध्यान में रख कर